Good morning, students. So, today we are going to start explanation part of chapter number 8. This is part 1 and chapter is National Awakening and Establishment of Political Organization in India. इसके नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको PDF फॉर्म में सेंड कर चुकी हूँ और अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो जैसे कि हमने पढ़ा नेशनल अवेकिंग मतलब कि राष्ट्र को जगाना एंड स्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। स्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स राजनीतिक संस्थाएं जो हैं उनकी स्थापना होना, उनका बनना इंडिया में। तो वो किस कारण से, हमें ऐसे क्या कारण थे देश में कि हमको राष्ट्र को जगाना था और ऐसे किन कारणों की वजह से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुए हमारे इंडिया में, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखिए, नेशनल अवेकिंग की क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि उस समय बहुत सी कुप्रथाएं थी, बहुत अंधविश्वास था लोगों के बीच। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा अत्याचार होता था लोगों के ऊपर और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो तो कर ही रही थी, क्योंकि वो अलग अलग पॉलिसीज़ ला रही थी, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था, जिससे हमारे सामाजिक तौर पर हमको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो उस वजह से लोगों के मन में ये भावना उठने लगी कि हमें ब्रिटिश रूल को अब उनकी मनमानी को नहीं चलने देना है। तो आइए अब देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 वाज फर्स्ट आर्म स्ट्रगल अटेम्प्ट टू पुट एन एंड टू द ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश रूल को ख़त्म करने के लिए 1857 में जो स्ट्रगल किया गया था वो पहला आर्म्ड स्ट्रगल था, जिसमें पहली बार हथियारों के द्वारा हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करी। दिस स्ट्रगल वॉज क्रश्ड बाय ब्रिटिश आर्मी। देखिए, पिछले चैप्टर में तो मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया था कैसे क्या कारण थे जिनके कारण वो स्ट्रगल का फेलियर हो गया था। फिर द मेमोरीज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल रिमेन्ड अलाइव इन इंडियन माइंड्स। तो उसकी जो मेमोरीज थी वो हिंदुस्तानियों के दिमाग में रह गई थी, बाकी थी। तो वो चाह रहे थे कि ऐसा कुछ फिर से हो, ताकि हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ हम खड़े हो सकें। तो द रीज़न ऑफ नेशनल अवेकिंग इन इंडिया। अब हम पढ़ेंगे कि क्या ऐसे रीज़न थे जिसके कारण नेशनल अवेकिंग हुई इंडिया में। तो देखिए, पॉलिटिकल रीजन क्या था? आफ्टर द इवेंट ऑफ 1857 द कंपनी रूल इन इंडिया एंडेड एंड द नेशन वॉज डायरेक्टली प्लेस्ड अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखिए, पहला क्या था कि पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसका रूल था हमारे इंडिया पे, बट आफ्टर जैसे ही 1857 होता है, ये इवेंट होता है, तो वो स्ट्रगल स्टार्ट होने के बाद और जैसे ही वो एंड होता है तो डायरेक्ट जो है वो कंपनी के हाथों में रूल चला जाता है, जो कि मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया भी था कि डायरेक्ट क्वीन के हाथों में रूल चला जाता है और वो आश्वासन देती हैं कि अब इंडियंस के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, उनके साथ बराबरी का व्यवहार होगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ वो बातें ही रह जाती हैं और लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है, कोई भी न्याय नहीं हो रहा है। तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टेब्लिश यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑल ओवर द कंट्री। वो ऐसा चाह रहे थे कि ऑल ओवर द कंट्री यूनिफॉर्म मतलब एक सा जो है वो गवर्नमेंट चले, एक सी सरकार चले, एक सी पॉलिसीज़ हों। लेकिन वो जो भी करते थे सिर्फ ब्रिटिशर्स अपने फ़ायदे के लिए करते थे, इंडियंस के लिए वो कुछ भी नहीं करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था जिससे कि लोग समझने लगे थे और जागरूक होने लगे थे। सेकेंड पॉइंट देखिए, रिलीजियस एंड सोशल रिसर्जेंस। मीन्स रिलीजियस मतलब धार्मिक और सामाजिक पुनर्जीवन बोलना चाहिए रिसर्जेंस को, मतलब फिर से उसका स्टैब्लिशमेंट होना।
क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि देखिए अंग्रेज़ों ने आकर जो हमें हमारे रिलीजियस तौर पे भी हमें बहुत आघात पहुंचाया। उन्होंने हमेशा ये चाहा कि लोग क्रिश्चियनिटी की तरफ ज़्यादा झुकें, ज़्यादा क्रिश्चियनिटी की तरफ जाएं, और इवन उन्होंने हमारे धार्मिक चीज़ों को बिल्कुल खंडन करते थे। वो किसी भी तरह की पूजा पाठ अगर होती थी तो वहाँ के विघ्न डालते थे। वो नहीं चाहते थे कि हिंदू धर्म ज़्यादा स्प्रेड हो, वो क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा स्प्रेड करना चाहते थे। बाइबल की बातें पढ़ाना शुरू कर दिया था, है ना। और सामाजिक तौर पे भी वो बहुत सी हमारे साथ अत्याचार करते थे। कुप्रथाएं थी उस समय, बाल विवाह था, सती प्रथा था, इस तरह की कुप्रथाएं भी हमारे देश में थी। तो ये सब को हटाने के लिए कई सोशल रिफॉर्मर्स थे, वो आए आगे, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और उन्होंने सती प्रथा को भी हटाया, है ना। और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की उन्होंने, और उससे हमको काफ़ी नॉलेज, हमारे ज्ञान बढ़ा, उससे हम एजुकेटेड हुए और हमें पता लगा कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या बुरा है और क्या कुप्रथाएं हैं। तो इसके कारण हम लोग जो है नेशनल अवेकिंग हुई हमारी। तो इसको हम पढ़ लेते हैं और डीपली। द रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर मूवमेंट्स ऑल्सो प्लेड अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग। अगर आप किसी चीज़ को समझने लगेंगे, जानने लगेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से उसमें डील कर सकते हैं। तो अगर आप अपने नेशन के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने समाज के बारे में अच्छी तरह से जानने लगेंगे तो ऑब्वियसली आपके अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग आ जाएगी और आप सही और गलत में फैसला कर पाएंगे। Now the third point is impact of Western culture, education and thinkers. With the intention of uprooting nationalist feeling from the Indians' hearts, Lord Macaulay introduced Western education in India. The Western education introduced Indians to the modern concept of independence, equality and democracy. तो देखिए क्या हुआ कि जो इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर एजुकेशन आया, और जो थिंकर्स थे बाहर के, एक्चुअली में वो ये चाहते थे कि जो नेशनलिस्ट फीलिंग है इंडियंस के हार्ट में, तो वो हटा दी जाए, उनके वेदों से उनको दूर कर दिया जाए, ठीक है। और जो हम चाहते हैं वो पढ़ें, वो देखें। तो उसका उल्टा इम्पैक्ट हो गया इंडियंस पे, क्योंकि क्या हुआ कि जब वो वेस्टर्न कल्चर के बारे में जानने लगे, पढ़ने लगे, एजुकेशन मिली उन्हें, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझने लगे कि इंडिपेंडेंस क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है ना। कि एक जो सबके साथ एक तरह से चलना, इक्वालिटी रखना, और जो डेमोक्रेसी है वो क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट जो है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो है इंडियंस के माइंड में आने लगा। और वो और अच्छे से समझने लगे कि ब्रिटिशर्स जो हैं उनके साथ गलत कर रहे हैं। तो ये ड्रॉबैक हो गया ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि उनका पासा उल्टा पलट गया। वो चाहते थे कि वो अपना कॉन्सेप्ट पढ़ा के उनको अपने अंडर में कर लें, बट इंडियंस जो थे वो जागरूक हो गए। नाउ फोर्थ पॉइंट इज इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्प्ररी यूरोपियन मूवमेंट्स। The independence movement of Italy, Germany, Romania and Serbia inspired Indians to the struggle for their rights. तो जो यूरोपियन मूवमेंट्स हुए थे पहले, तो उसके बारे में जैसे ही इंडियंस जानने लगे, क्योंकि वो पढ़ रहे थे वहाँ की बातें, तो उसके थ्रू उनको पता लगने लगा कि कैसे इटली में, जर्मनी, रोमेनिया एंड सर्बिया में लोगों ने आवाज़ उठाई, स्ट्रगल किया, अपने अधिकारों के लिए लड़े और उन्होंने आज़ादी पाली। तो इस तरह से इंडियंस भी जानने लगे कि उनके हक और उनका राइट क्या है। तो इससे भी क्या हुआ, नेशनल अवेकिंग होने लगी। फिर फिफ्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए जब 1857 में ये एक ड्रॉबैक था कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था लोगों के पास, लेकिन अब जो है धीरे धीरे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन आने लगा। तो द डेवलपमेंट ऑफ रेल, टेलीग्राफ, पोस्टल सर्विस, रोड,
ब्रिज एक्सेट्रा वर डेवलप्ड इन इंडिया। अब धीरे धीरे ये सारे डेवलपमेंट होने लगे, तो लोगों को अपनी बात एक से दूसरे की तरह पहुंचानी है, दूसरे को अगर बतानी है तो ईज़िली वो अब पहुंचा सकता था, तो उससे भी नेशनल अवेकिंग होने लगा था। नेक्स्ट हम आते हैं एल्बर्ट बिल पर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि एल्बर्ट बिल क्या था। देखिए, एल्बर्ट नाम के एक वकील थे जिन्होंने एक बिल बनाया था। किसके कहने पे बनाया था? द वायसराय लॉर्ड रिपन के कहने पे एल्बर्ट बिल बनाया था। लॉर्ड रिपन ने एल्बर्ट बिल क्यों बनवाया था? क्योंकि देखिए उस समय बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव होता था इंडियंस के साथ हर जगह पर, हर क्षेत्र में, चाहे आप एजुकेशन के फील्ड में बोलें या वैसे सोशली, या आप किसी भी एंगल से आप देखें तो उनके साथ इनजस्टिस होता था। पहले प्रेफरेंस ब्रिटिशर्स को मिलता था जो वहाँ रह रहे थे, और बाद में इंडियंस को दिया जाता था कोई भी चीज़। अगर वो कोई गवर्नमेंट का एग्ज़ाम भी पास कर लेते थे तो उनको नहीं अपॉइंट किया जाता था और ब्रिटिशर्स को ले लिया जाता था। तो इस तरह के कई अन्याय हो रहे थे। तो एक अन्याय ये भी हो रहा था कि जो कोर्ट्स थे, जो केसेस, कोर्ट में केसेस आते थे, उसको कौन हैंडल करता था? सिर्फ ब्रिटिशर्स हैंडल करते थे। तो अगर इंडियंस का भी कोई केस आता था तो उसको डिस्क्रिमिनेशन ही होता था, उसमें कोई न्याय नहीं होता था, क्योंकि इंडियंस के अगेंस्ट ही रहते थे हमेशा ब्रिटिशर्स। तो रिपन ये चाहते थे कि एक मजिस्ट्रेट जो है, इंडियन मजिस्ट्रेट होना चाहिए वहाँ पर, और एक वहाँ ब्रिटिशर्स का जज होना चाहिए, ताकि बैलेंस बना रहे और इंडियंस की भी बात सुनी जाए और ब्रिटिशर्स की भी बात सुनी जाए। तो इस तरह से वो चाहते थे कि हैंडल किया जाए कोर्ट में। तो इसको मैं रीड कर देती हूँ। द वायसराय लॉर्ड रिपन अटेम्प्टेड टू मेक a bill to abolish the policy of discrimination. According to this bill, Indian magistrates and session judges were given entitlement to hear criminal cases against European. तो कोई भी यूरोपियन के अगेंस्ट कोई भी हियरिंग है तो दोनों में बराबर सुना जाए, ताकि किसी भी इंडियन के साथ कोई इनजस्टिस ना हो। तो बाद में ये जो है बिल वापस ले लिया गया, क्योंकि ये किसके फेवर में था? इंडियंस के। और ब्रिटिशर्स बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इंडियंस के फेवर में कोई भी बिल पास किया जाए। उसके बाद आता है रिएक्शनरी पॉलिसी। रिएक्शनरी पॉलिसी जो थी एक्चुअल में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाई गई थी, जो कि एक डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर थी, बहुत ही ज़्यादा भेदभाव था। और ये पॉलिसी कंटिन्यूड फॉर 4 years, 4 साल तक ये पॉलिसी जो थी वो कंटिन्यू हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि जो भी अंग्रेजी ब्रिटिशर्स क्लोथ्स थे तो उसमें कोई भी तरह की टैक्सेस नहीं लगते थे, उसमें छूट थी। और उस समय सूखा पड़ा हुआ था, बल्कि उसमें छूट नहीं दी गई थी किसानों को, उनसे टैक्स लिया गया था। इसके अलावा इंडियंस के ऊपर ये भी अत्याचार किया गया था कि इंडियंस को ज़रूरत थी कि उस सूखे में उनकी मदद की जाए, लेकिन उस बजाय उसके एक दरबार जो था क्वीन विक्टोरिया के लिए ऑर्गेनाइज कर दिया गया था, जो कि ज़रूरी नहीं था। पहले तो इंडियंस ही ज़रूरी थे, बट इंडियंस को उन्होंने साइड में रखा और ये पॉलिसी के थ्रू उन्होंने अपना जो था दूसरी जगह पैसा इन्वेस्ट किया था। फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये था फॉर सप्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन लोकल लैंग्वेज। तो जो लोकल लैंग्वेज में, मतलब हिंदी में जो लोकल लैंग्वेज में छप रहे थे न्यूज़पेपर, तो ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि उनके अगेंस्ट कोई भी बात अगर छप रही है और वो आम पब्लिक तक जा रही है तो उनका इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता उनका। तो वो नहीं चाहते थे कि लोगों तक किसी भी तरह की अंदर की बात जाए प्रेस के थ्रू, तो इसलिए उन लोगों ने लोकल लैंग्वेजेस के पेपर ही बंद करा दिए। तो यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाता है फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे चैप्टर को कंटिन्यू करूँगी।